जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। पहला सवाल है कि समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है, या कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, या तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है, या हाशिए के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करती है? क्या करती है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली द्वारा विशेष तथा समान विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। विशेष विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी होते हैं जो आंखों से विकलांग होते हैं, यानी दिव्यांग भी बोल सकते हैं उसको आप। कान से सुनाई नहीं देता है, ठीक है, शारीरिक रूप से उन्हें समस्या होती है, तो वो विशेष बच्चे होते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती। इस शिक्षा प्रणाली से सहयोग की भावना का विस्तार होता है और सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? तो देखिए, इसमें जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता यानी न्यून क्षेत्र में बैठने देना। कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग उन बच्चों को कक्षा में ऐसे स्थान पर बैठाना जरूरी है जहां उनकी एकाग्रता को चोट ना पहुंचे तथा बच्चों को असहज करने में वह स्थान और विमनस्कता न्यून क्षेत्र हो। शिक्षक युक्त विद्यार्थी से, यानी जो विद्यार्थी हो है, उसे प्रश्न पूछकर उसे कक्षा कक्ष में समायोजित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछड़े बच्चे कौन हैं? मंद शिक्षार्थी, बुद्धि लब्धांक जिसका 80 से 90 है, या कुसमायोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, सिरिल बट के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसके आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धि लब्धांक जिसका 80 से 90 है। पिछड़े बालकों का बुद्धि लब्धांक 80 से 90 होता है और मंद बुद्धि बालकों को पिछड़ा बालक नहीं कहा जाता है, और न ही पिछड़े बालक किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। चलिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं आपका वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, यानी ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, यानी बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण तथा सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है। रूसो ने मानसिक विकास के आधार पर बच्चों के जीवन को 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में बांटा है। यह है शिशुवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। ठीक है, कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध कौन सा है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं में उकसाने वाले या पसंदीदा विषय से प्रत्यक्ष संबंध है। शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट को यदि विषय अरुचिपूर्ण लगेगा तो वह कक्षा कक्ष में एकाग्रचित नहीं रह सकेगा, और इस समस्या को दूर करने के लिए पाठचर्या का व्यवस्थित होना जरूरी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? तो देखिए, मूल्यांकन का लक्षण यह कार्य के अंत में किया जाता है, ये मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों की सहायता क्रमशः सिखाने तथा सीखने में करता है। मूल्यांकन का संबंध कार्य के अंत से नहीं बल्कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी की रुचि तथा विकास का आकलन करने में सक्षम होता है। प्रभावशाली ढंग से निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। चलिए, किस श्रेणी कक्षा में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता का आहरण करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा?
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक रचनात्मकवादी। ठीक है, सामाजिक रचनात्मकवादी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कि बच्चों का जो भाषा विकास निर्भर करता है किस पर करता है? बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश, या बेहतर विद्यालय शिक्षा, या बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चों के भाषाई विकास पर सामाजिक आर्थिक परिवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और विद्यालय शिक्षा का भाषाई विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने से भी उनकी भाषाई तत्वों का विकास होता है। 40 नंबर सवाल है कि वर्तमान स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें शिक्षा का सही रूप क्या है? सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श, या ये सभी? एक बार आप कमेंट कीजिए, अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कि इसका सही रूप क्या है। तो देखिए इसका सही रूप है आपका ऑप्शन डी, ये सभी। वर्तमान स्थिति में शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों को स्वीकार किया गया है और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सह शिक्षा तथा बच्चों में नैतिक विकास हेतु नैतिक एवं आदर्श शिक्षा आवश्यक है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए तकनीकी शिक्षा को भी प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जेम्स लैंग का जो नियम है उसके अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है किस पर? तो देखिए जेम्स लैंग के नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1884 ईस्वी में डब्ल्यू जेम्स लैंग ने संवेगात्मक अनुभव के बाद शारीरिक परिवर्तन के अनुभव को निर्धारित किया था। चलिए आगे, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। ठीक है, शिक्षिका जो है अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। वो अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वावधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए यह उपागम है आपका सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर। शिक्षिका द्वारा संचालित अधिगम की इस प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी कहा जाता है, जिसमें शिक्षार्थियों को अधिगम के दौरान अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूह चर्चा तथा तत्वावधान शिक्षण अपनाकर कक्ष में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आज से आपको अभी 10 से 15 सेट जो बाल विकास का मिलेगा पूरा डिटेल में मिलेगा। ठीक है, ये पहला सेट है। अधिगम का संवर्धन हो सकता है। कैसे हो सकता है अधिगम का संवर्धन? अधिक कक्षा में छात्रों को दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए और जिससे अब विद्यार्थियों की मनोस्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो, तभी। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल है कि आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो देखिए शिक्षक का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। ठीक है, क्योंकि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक छात्र और शिक्षक के बीच होता है और इस संबंध का असर कक्ष के वातावरण पर पड़ता है और एक जो योग्य शिक्षक होता है विद्यार्थी को निर्णय लेने तथा समस्या समाधान की ओर बढ़ने की दक्षता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श आवश्यक है। समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम की बातों को दूर करने के लिए, या मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन तथा परामर्श आवश्यक है और यह समाज तथा विद्यालय के बीच सही समायोजन के साथ अधिगम संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए भी विशेषज्ञों को मार्गदर्शन तथा परामर्श की आवश्यकता होती है। चलिए, अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ क्या है? तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है आपका, सबसे पहले जान लीजिए इसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, तो सीखेंगे किसे? तो सीखेंगे अनुभव द्वारा व्यवहार में जो बदलाव लाया जाता है उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम कहलाता है।
यानी सीखना एक सतत प्रक्रिया है और सीखना जो है हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है और प्रत्येक क्षण व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है और धीरे धीरे वह वातावरण से स्वयं को समायोजित करता है और इस समायोजन के दौरान उन्होंने यानी जो अनुभव अपना प्राप्त करता है और उस अनुभव द्वारा जो जीवन में वो व्यवहार में बदलाव लाता है उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो देखिए सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना जीवन पर्यंत चलते रहता है। अभी मैंने आपको डिटेल में पहले भी बताया। शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है, तो देखिए शिक्षा में अनुशासन जो होता है, ठीक है, ये आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, इससे मदद होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अनुशासन व्यक्ति को समन्वित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाता है। इसमें आंतरिक गुणों को संतुलित रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, चलिए बाल विकास का क्या अर्थ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा गया है। बाल विकास का क्या अर्थ है, तो देखिए बाल विकास का अर्थ होता है आपका बच्चों की लंबाई चौड़ाई और मोटापे में विकास, या मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, या बच्चे का संपूर्ण विकास, या बच्चे का विकास। तो देखिए बाल विकास का मतलब होता है बच्चे का संपूर्ण विकास। ठीक है, यहाँ पर अंतर है, यहाँ एक होता है बच्चे का विकास, एक होता है बच्चे का संपूर्ण विकास। बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है तभी वो बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, या फिर बच्चे का केवल शारीरिक विकास होगा तो वो बच्चे का विकास होगा। ठीक है, यानी एक चीज मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि बाल विकास बालक पर वातावरण एवं अनुभव के प्रभाव को दर्शाता है और यह बालक के जन्म तथा उसके किशोर होने की अवस्था तथा संपूर्ण विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास बच्चों की आयु वृद्धि के साथ शारीरिक व्यवहारिक रुचि तथा लक्ष्य में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है, अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, एक मिनट, कौन नहीं हो सकता है, अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। चलिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण क्या है, तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक जो ठीक है उसके सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का जो मुख्य कारण है वह किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना। ठीक है, लिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के विसामान्य व्यवहार का कारण व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं हैं। मनुष्य का व्यवहार अचेतन अनुभूति इच्छाओं तथा प्रेरणाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, क्या होती है सृजनात्मक व्यक्ति में, तो देखिए सृजनात्मक व्यक्ति में सबसे पहले होती है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति में तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है। वो अपने चिंतन को मूर्त रूप दे सकता है, उसमें सृजनात्मकता का तत्व पाया जाता है। वस्तुतः सृजनात्मकता एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। अगला शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं कैसे, तो देखिए शिक्षण सिद्धांत जो प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या प्रदान करते हैं, तो ये प्रदान करते हैं आपका पूर्व अनुमान का ज्ञान, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान और शिक्षण समस्याओं की खोज किससे करें, उनका समाधान किससे करें, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, ये तो हो गया। अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम क्या है, अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम, तो देखिए अंतर्दृष्टिमूलक जो अधिगम है, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लक्ष्य आधारित अधिगम और व्यवहार के परिमाणन का विरोध। ठीक है, कोहलर ने अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम का प्रयोग कर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है और इस मॉडल के अंतर्गत शिक्षा के मत को उन्होंने इस तरह समझाया कि लक्ष्य आधारित अधिगम है, ये रटने की प्रवृत्ति का विरोध किया है, उन्होंने समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया है और व्यवहार के परिमापन का विरोध किया है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है, तो देखिए सृजनात्मकता की पहचान होती है आपका नए परिणाम से। सृजनात्मकता एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता की पहचान कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया से होती है। किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है,
तो देखिए बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है जाति से, आयु से, सामाजिक स्तर से, यानी ये सभी से। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, यानी ये जो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ठीक है। ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत का संबंध सीखने के उद्देश्यों से इसके संज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान और बौद्धिक कौशलों का विकास सहायक होता है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 वर्गों में विभाजित किया है। ये है आपका ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिलब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का लगातार 10 दिन आपको 10 सेट मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।